हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर राइट्स की एंड 10 कंज्यूमर राइट्स को हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एंड उसके एक दो जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द एक्ट हैज़ बीन गिवन सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर, एट द सेम टाइम कंज्यूमर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर को राइट्स दे रही है तो कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना हक अदा करे, अपना कुछ काम करे। तो इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो है कंज्यूमर को अपने सारे राइट्स का यूज़ करना चाहिए। सो कंज्यूमर हैव मेनी राइट्स विद रिगार्ड टू द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड वाइल द बाइंग ऑफ एनी कमोडिटी। जब आप कोई भी कमोडिटी को परचेस करते हो, ख़रीदते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे हर तरीके से चेक करें, इवैल्यूएट करें, फिर उसको चेक करें और वहाँ पर अपना राइट्स ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट इज कॉन्शियस कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते समय कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी while buying goods and services. So while buying, consumer should inquire about the quality, quantity, price, utility of goods and services. ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, अगर कोई फॉल्ट आता है तो फाइल द कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू अप्रोच ऑफ officer concerned if consumer have any complaint about the goods and services. A delay in a complaint may result expiry of guarantee of warranty. अब जितना लेट करोगे उतना वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो गारंटी या वारंटी दी हुई है कंपनी ने वो ख़त्म होते जाएंगे और वो वर्क नहीं करेगा। सो समटाइम कंज्यूमर इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट बिजनेसमैन विच इनकरेज अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। और कभी कभी क्या होता है, जब चीज़ें, अब देखो जैसे जो छोटा गरीब कंज्यूमर है ना, वो हमेशा इग्नोर करता है और जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो कोई भी अनएथिकल चीज़ें करने के लिए बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर को। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और कुछ भी खरीद लिया। द कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स। दे शुड नॉट बाय इन्फीरियर का मतलब होता है जो चीप प्रोडक्ट होता है या कम प्राइस में मिलता है। इफ़ द कंज्यूमर बिहेव लाइक दिस देन दे कैन नॉट बी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सेक्टर। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर जो अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदे, जिसमें ISI का सिम्बॉल हो, एगमार्क का हो, हॉलमार्क का हो, PFO का हो, FA SSAI का हो। तो ये सारे ऐसे सिंबल है जो इंडिकेट करते हैं कि जो भी गुड्स है या सर्विसेज है वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर रियलिटी की बात करें ना, तो रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज भारत की अगर बात करें तो भारत में इतनी गरीबी है कि लोग क्वालिटी पे जाएंगे तो भाई उनके पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे इन्फीरियर एक वर्ड यूज़ किया गया है, भाई लोगों को तो आज के टाइम में इन्फीरियर गुड्स से चाहिए। आप अगर देखो डेटा तो भारत में कितने % ऑफ जो कमोडिटी है वो चाइना से आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत कम है। तो ठीक है, ये एक्ट है, बट रियलिटी में तो जो अमीर है उन्हीं के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज बी अवेयर फ्रॉम एग्राग्रेटेड एडवर्टीजमेंट। तो जो ऐसे फॉल्टी एडवर्टीजमेंट है या जो गलत तरीके के एडवर्टीजमेंट है उनसे अवेयर रहना चाहिए। सो द सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू एडवर्टीजमेंट। यूजुअली द सेलर एग्जैगरेट द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स एंड एडवर्टीजमेंट। देखो, एग्जैगरेट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान होगा ना अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तो बढ़ा चढ़ा के बताने की बजाय उसको सिंप्लीफाई, मतलब वो जो रियल है वो बताओ, लेकिन ऐसा सेलर नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। सो देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर को एडवर्टीजमेंट का सच जानने के बाद ही प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसका एक बिल लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। गारंटी पहले तो नहीं मिलता था, बट आजकल तो हर दुकानदार जानबूझ के देना चाहता है,
क्योंकि गवर्नमेंट का इतना प्रेशर आ गया है. सो कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स what they purchase, and it is responsibility of consumer to check detail mention on the guarantee or warranty on card. जो भी चीज़ें हैं वो कार्ड पे मेंशन होनी चाहिए. If the goods purchased are inferior quality, these documents are useful to settle all kind of dispute with the सेलर. जो हम कोई भी इन्फीरियर काइंड ऑफ गुड्स को परचेस करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि गारंटी कार्ड हो गया, वारंटी कार्ड हो गया, तो उसको सेटल करने में काम आती है. नेक्स्ट इज़ प्री प्लान बाइंग. सो जब भी कोई आप चीज़ खरीदने जाते हो आपका पहले से ही अच्छा माइंडसेट होना चाहिए. हर चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, मुझे क्या किस तरीके से करना है, तो प्री प्लान होना चाहिए. सो द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज़ दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी. जल्दी में कुछ भी लेना नहीं चाहिए. जल्दी का काम शैतान का होता है, तो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं. सो इट मीन्स दैट कंज्यूमर शुड मेक एस्टिमेट ऑफ द goods they want to buy along with their quantity period. So they should also take a consideration into the place from where to buy the thing. मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से चीज़ें खरीदनी. देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मैटर करती है जब आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज एफर्ट. अब अगर अकेले ही आप झंडा लहराने चले जाओगे, मुझे जस्टिस चाहिए, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा. लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जाते हो या एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हो अपना हक मांगने के लिए, तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलता है. सो कंज्यूमर शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सेफ गार्डिंग एंड देयर इंटरेस्ट. सो कंज्यूमर कैन वर्क फॉर द सपोर्ट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर. नेक्स्ट आता है हमारा वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. किस तरीके से किया जाता है, कहाँ से किया जाता है और कैसे तरीके से किया जाता है. सो वी हैव enumerated several instances of exploitation, malpractices on the basis of on the part of manufacturer, trader, dealer, service provider. So now the question arises as how these एलिमिनेट, कैसे इनको ख़त्म किया जाए या कैसे इनको कम किया जाए. सो द प्रिवेलिंग जुडिशियल सिस्टम इज़ नॉट सफरिंग इनफ टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देयरफॉर देयर आर वेरियस वे एंड मीन्स. अगर खाली हम बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो उसका कहीं ना कहीं तो हला भला होने के लिए जगह चाहिए. तो सबसे पहला जो यहाँ पे लोक अदालत, जैसे कि पीपल्स कोर्ट है यहाँ पे, है ना. सो लोक अदालत इज द इफेक्टिव इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ द ग्रेवियंस एंड इट ऑल्सो referred as a people. It is established by the government, settled, distribute by compromise, जहाँ पे इक्वली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और लोग को अपना इंसाफ या जस्टिस कह सकते मिल सकता है. सो एग्रीवेट पार्टी ऑन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द अदालत विद ग्रेवियंस एंड इशूज डिस्कस ऑन द स्पॉट एंड डिसीजन आर टेकन इमीडिएटली. सो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय लोक अदालत गेट्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यह है MSEDCL, MSRTC, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, तो ये सारी ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलर ऑर्गेनाइज करती हैं लोग अदालत. दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका भी कहते हैं. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इंटीमेट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि एक सिंपल सा बंदा है कोई, तो उसके साथ किसी भी तरीके का अगर फ्रॉड होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए जो है उसको रिप्रेजेंट करना कि उस मतलब रिप्रेजेंट कैसे करना, लीगल एक्शन के थ्रू प्रेजेंट करना और उसको जो भी है वो कंपनसेशन कह सकते हो, जस्टिस कह सकते हो, वो दिलाना. सो इट इज़ लीगल फैसिलिटी अंडर विच any person can approach to the court of law in the interest of the society. So it aims to provide legal remedy unrepresented group of the society, and the part of which is not related grievance is also file public interest litigation. अगर
हाँ, आप अगर आपको कोई केस फाइल करना है अगर लीगल एक्शन के थ्रू, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू फाइल कर सकते हैं, एंड इट इज़ फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सम केस। अगर कोई हाई लेवल का केस है या कोई ज़्यादा इफेक्टेड है सोसाइटी को, तो आप सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हो। सो रिड्रेस फॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे आपकी चीज़ें सॉल्व होती हैं। सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 2009 सिस्टम हैज़ बीन सेटअप डील विद द कंज्यूमर ग्रीवियंस। इस सिस्टम को सेटअप किया गया है कंज्यूमर के कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम है उनको, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, एंड एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन विद इर्रेस्पेक्टिव कमीशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे अब यहाँ पे जैसे आप अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो क्लास 10th में, तो वहाँ पे तो अमाउंट भी दिया गया कि 1 करोड़ का आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो, 1 करोड़ से ज़्यादा तो इस कोर्ट में फाइल कर सकते हो, 1 करोड़ से कम है तो इस कोर्ट में फाइल कर सकते हो। एंड द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज़ टू प्रोवाइड फॉर सिंपल, स्पीडी एंड इंटेंसिव रिड्रेस कंज्यूमर ग्रीवियंस। अब इनका मेन यही है कि जितना जल्दी हो सके लोगों को उनका ग्रीवियंस जो है, कंप्लेन जो है, सॉल्व कराना। एज पर दिस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड कैन बी सेटअप फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, और उनके कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया गया है। अब आता है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब देखो, ये सारी चीज़ें कम तब होगी, देखा जाए कितना भी आप केस फाइल करो तो, लेकिन इसका निवारण इतना जल्दी नहीं मिलेगा। करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में अभी तक। तो इसका जो सिंपल बेसिक ग्राउंड लेवल पे अगर आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है तो कंज्यूमर को अवेयर करा के मिल सकता है। तो कंज्यूमर की अगर अवेयरनेस लेवल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आजकल देखो पब्लिक काफ़ी अवेयर हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ कुछ लोगो है, स्लोगन है, जिसकी वजह से लोग जो है अब पहले से इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिश जनरल ब्राउचर, बुकलेट, वेरियस पोस्टर्स डिपिक्ट ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज टू रिड्रेस एंड मैकेजनरी एक्सेट्रा। अगर कोई चीज़ें ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व हो जाती है तो वो किसके बेसिस पे होगी? अवेयरनेस। या तो अवेयरनेस होगी तो वो होगी ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ पास करती रहती है जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती रहे, चाहे वो जनरल हो गया, ब्राउचर हो गया, बुकलेट हो गया या पोस्टर हो गया। ये सारी चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है। तो सॉवल ऑडियो वीडियो, आज के टाइम में तो आप इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, तो आपके पास तो सारी डिटेल मौजूद रहती है। सो 15 मार्च इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल कंज्यूमर डे एंड 24 December is observed that National Consumer Day. Next is consumer organization. So consumer organization have been active in India. देखो बड़े लेवल का पे काम करने से अच्छा है कोई NGO होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो पहले ही ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सॉल्व कर देगा। और इंडिया में आजकल ये बहुत ही एक्टिवली मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी वर्क भी कर रही है। सो कंज्यूमर movement is well settled in India and helping individual to seek quick and adequate redressal of। इसका मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो पहले महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। आजकल आप देखो इतने NGO बने हैं, महिलाएं एक कॉल कर दे तो पूरी की पूरी टीम आके खड़े हो जाए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी ऐसा है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैज़ क्रिएटेड कंज्यूमर मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर फंड को बनाया हुआ है जहाँ पे वे फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को वॉलंटरी बढ़ाते हैं, especially in rural area, and this fund is used for training, research in consumer education, complaint heading, counseling, guidance mechanism, and product testing lab as well as. Next is legislative measure. So a number of
लॉज, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से, जो ये भी कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013। ये सारे एक्ट बनाए गए हैं कंज्यूमर के लिए ही। सो देयर आर नंबर ऑफ लॉज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बट दीज एक्ट शुड नॉट provide complete and fair justice to the consumer. So therefore exclusive act has been advocate for form of consumer protection act. ये सारे एक्ट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था कंज्यूमर को, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया। चलिए बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली 2009 में आया, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। So Consumer Protection Act 2019 received an assent of the President on the 9th August 2019. It shall came into force such date as central government may be notification, appointment, and different dates may be appointed for different state and different provision of this act and मेनी रेफरेंस इन सच अ प्रोविजन ऑफ कमेंसमेंट। मतलब इसको बहुत सारे अलग अलग डेट्स मिली, अलग अलग कह सकते हैं लोग अपॉइंट हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द प्रोविजन। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, चलिए जानते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास द कंज्यूमर एक्ट 24 दिसंबर 8, 1986। यानी 2019 में आने से पहले का जो चीज़ है वो क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में ही इसे पास किया था। इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ प्रपोज्ड न्यू एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने फिर से इसे पास किया एंड प्रपोज किया, एंड विच हैज़ रिसीव एन असेंट ऑफ 9th August 2019, एंड दिस एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट। अब इस एक्ट को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कंज्यूमर के रिड्रेसल और डिस्प्यूट और रिड्रेसल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पहले नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अच्छा, इनको ये सोचा गया कि अभी अगर एक लेवल पे हम सब सॉल्व करने जाएंगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो 3 तरीके का यहाँ पे किया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया, फिर स्टेट लेवल पे किया गया। तो जो भी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सॉल्व करेगा, जो स्टेट लेवल की होगी वो स्टेट लेवल सॉल्व करेगा, और जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम होगी वो नेशनल लेवल सॉल्व करेगा। So as an apex body of the central level, the act cover all the complaints। देखो क्या होगा कि अगर हम एक ही जज के ऊपर डिपेंड रहेंगे या एक ही कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो इतने केस है वो पेंडिंग के पेंडिंग ही रह जाएंगे। लेकिन अगर उसको टुकड़ी में डिवाइड कर दिया, उसको डिवीजन कर दिया, पार्शियली कर दिया, तो वो थोड़ा सा सॉल्व होना इजी हो जाएगा और बर्डन भी नहीं आएगा, है ना। जैसे कि आप अपनी स्टडी को क्या करते हो, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हो, या एक सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा एक सब्जेक्ट बाद में पढ़ा, तो आपको थोड़ा सा मोड ऑफ अटेंशन बढ़ जाता है। लेकिन अब आप सोचो कि मैं पूरे टेक्स्ट बुक एक साथ लेके बैठूँ और पढ़ लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। Just like this. So following are the consumer dispute redressal forum established under Act 2019। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं, तो मीनिंग की बात करते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल को किसने इस्टेब्लिश किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। और इनके कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेगा, द पर्सन हु नो सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो यहाँ पे रहेगा। देन कितने मेंबर्स यहाँ पे होंगे, नॉट लेस देन 2 और मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे अलॉट करेगी उतने नंबर ऑफ पर्सन ही रहेगा। टेन्योर की बात करें, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट or a member of district commission shall hold office such as president or member till completion of term। अच्छा, ये टर्म मतलब टेन्योर का मतलब क्या होता है, ईयर वाइज किया है, मतलब कुछ टाइम के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है
5 साल और एज ऑफ 65 तक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट है वो जो रह सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एज नॉट लेस देन 35 होनी चाहिए, एजुकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्हें एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर का, जहाँ पर वो इन सारे प्रॉब्लम को डील करते आते हैं, जैसे वो इकोनॉमिक हुआ हो, लॉ हो, अकाउंटेंसी हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो या पब्लिक अफेयर की प्रॉब्लम्स को उन्होंने पहले भी अर्लियर सॉल्व किया हो, तो इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज़ एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट एस्टैब्लिश्ड। बात करते हैं मॉनेटरी, कितना पैसे तक यहाँ पे केस आ सकता है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने पैसे का अगर झोल झाल हुआ तो सॉल्व कर सकती है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था। देन अपील, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेफर एंड अपील, कोई भी बंदा वहाँ पे जाके अपील कर सकता है विद इन 45 डेज एंड डेट ऑफ ऑर्डर इन सच फॉर्म ऑफ मैनर। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने पढ़ा कि इतना लेट नहीं करना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी या जो गारंटी वारंटी की डेट चली जाए, तो फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में मेक रूल्स अबाउट क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन immediately before the commencement of this act will be remain the same post till the completion of his term। जितना भी साल का उन्होंने किया हुआ है, चाहे वो 5 ईयर हो, चाहे वो 6 ईयर हो, 65 ईयर तक के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन की। तो स्टेट कमीशन एक ऐसा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है जो स्टेट लेवल पे स्टैब्लिश हुआ है ना, और इसे स्टेट लेवल गवर्नमेंट ही क्या करती है, स्टैब्लिश करती है, और इसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो ई स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, हर स्टेट का एक एक डिफरेंट होता है। प्रेसिडेंट की बात करें, अगेन कोई रिटायर बंदा जो हाई कोर्ट का जज रहा हो और वो रिटायर हो गया हो, वो अपॉइंट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन ऑफ कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर की बात करें तो नॉट लेस देन 4 और मोर देन सच अ पर्सन मे बी प्रेस्क्राइब। कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट में था। फिर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर में यहाँ पे कितना है, 5 ईयर एंड एज ऑफ 67। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 65 था, यहाँ पे 67 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज जो है वो 35 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 35। एजुकेशन यहाँ पे भी बैचलर डिग्री कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करो सेम एज इट इज़, उन्हें अच्छा एक नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर का, चाहे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, लॉ से हो, कॉमर्स से हो, अकाउंटेंसी हो, इन सारे रिलेटेड प्रॉब्लम से उन्हें अच्छी तरीके से डील करने आना चाहिए। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, तो यहाँ पे इट कैन एंटरटेन केस एज वेल एज अपील अगेंस्ट द कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आता है या जोग्राफिकल लिमिट में है स्टेट के, उन्हीं को ये हैंडल करेंगे। अपील की बात, मॉनेटरी की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास से स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं अपने अपील को लेके। नेक्स्ट अपील की बात करें, एनी पर्सन हु इज़ एग्रीवेट, ये चीज़ें भी सेम है वहाँ पे। स्टेट कमीशन में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ, अब वहाँ पे 50 डेज़ था, यहाँ पे 30 डेज़ है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में टेक रूल्स अबाउट क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेने वाली है। एंड हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड
वो भी जब तक नया कुछ नहीं आ जाता तब तक उसी पोस्ट पे रहेगा। बात करते हैं नेशनल कमीशन की। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, यहाँ पे नेशनल लेवल यानी पूरे देश का जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो वो अगर स्टेट लेवल पे भी नहीं सॉल्व होता वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो बात करते हैं कंपोजिशन की। तो नेशनल कमीशन यहाँ पे है सारी चीज़ें। पहला, प्रेसिडेंट कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुआ है या जो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन। मेंबर की बात करें, नॉट लेस देन 4 और मोर देन जितना गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर और एज प्रेस्क्राइब, जितना एज प्रेस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए एज। क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी बैचलर डिग्री ही इनफ है कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉब्लम को डील और टैकल करने में, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, लॉ से हो, कॉमर्स से हो, अकाउंटेंसी हो या पब्लिक इंटरेस्ट से हो। यहाँ पे बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो जो भी जोग्राफिकल यानी कि भारत देश के अंदर कहीं का भी केस हो वो यहाँ पे सॉल्व होगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की कोई भी प्रॉब्लम है तब आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। अपील की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन यहाँ पे अपील कर सकता है विदिन 30 डेज़, ठीक है। जब आपने कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया उसके अंदर 30 दिन के अंदर आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफाइड मेक रूल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल तक वो एलिजिबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 ईयर्स तक उसकी एज होनी चाहिए। पेनाल्टी की बात करें, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, इफ़ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर मेड डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल कमीशन, इट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, यानी जेल हो सकती है नॉट लेस देन 1 मंथ, बट एक्सटेंड 3 साल से उसके बाद प्लस फाइन भी भरना उसको पड़ सकता है। एंड 20,000 का फाइन यहाँ 20,000 से लेके 1 लाख का फाइन यहाँ पे डिसाइडेड है। तो ये थे हमारे 3 कमीशन जहाँ पे हम कंज्यूमर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। अब एनजीओ का क्या रोल है? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल, ये जो लोग होते हैं ये लोगों के भले के लिए काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनके हक उनको दिलाते हैं। तो सबसे पहला है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड वेरियस प्रोग्राम ऑन कंज्यूमर इश्यूज, और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, लोगों को जानकारी दिलाए जितना से जितना हो सके। एंड टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंज्यूमर मेक कॉन्शियस देयर राइट्स एंड मोड एंड रिड्रेस ऑफ देयर ग्रीवेंस, जो भी उनके कंप्लेंट्स है उनको फाइल करना, प्लस उनके जो भी राइट्स है उनको बताना ताकि वो अवेयर हो सके। टू इस्टेब्लिश पीरियडिकल एनलाइटमेंट टू कंज्यूमर वेरियस रिलेटेड डेवलपमेंट, कंज्यूमर का डेवलपमेंट हो सके, जो भी पीरियडिकल चीज़ें हैं उनको एनलाइट कराते रहे टाइम टू टाइम। एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस, जो भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर इंटरेस्ट रिलेटेड उनको फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट, टू इंटरैक्ट विद बिजनेसमैन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ताकि ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एंड टू फाइल इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर इशू, अगर वहाँ पे भी बात नहीं सॉल्व होती है, उससे कोई चीज़ हेल्थ आ रहा है या इंजरीज हो रही है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से पब्लिक हेल्थ पे बात आती है, तो केस फाइल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एनजीओ कौन कौन से हैं? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, देखिए ये सब आपको काम आ सकते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक शक्ति, ये सारे ऐसे एसोसिएशन हैं, एनजीओज है जहाँ पे आप अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो टू फॉर द जस्टिस। तो ये था 7 चैप्टर और ये फिनिश हो चुका है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।
और मेरे एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।